देखिए समाज अब इतना मजबूत नहीं है कि हम इलेक्ट्रिकल पॉलिटिक्स में जाके उन शासक वर्गीय लोगों से उसका सामना कर सकें, लेकिन उन्होंने फिर परमिशन होने से शादी के इलेक्शन में उनके संगठन ने, और न सिर्फ उनका संगठन बल्कि उस वक्त जितने पसमानदा मुसलमानों के धोबिये के जो संगठन थे, या जो सब्जी बेचने वाले को जो संगठन था, या जो ये कॉटन कैडर्स होते हैं, दुनिया जो रुई धुनते उनका जो संगठन, सबने मिल के आसिम बिहारी के नेतृत्व में इलेक्शन लड़ने को, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार की धरती जो थी ये टू नेशन थ्योरी के लिए ज़्यादा वो था, बिल्कुल यहाँ ज़्यादा मारामारी थी, यहाँ इसीलिए प्रतिरोध भी यहाँ ज़्यादा था। मैं सारे इलेक्शन में आप देखिए 87% सीट मुस्लिम लीग जीतती है। मैं सिर्फ एक बिहार का, चूंकि डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मेरे पास बिहार के इलेक्शन का है तो मैं उसी की बात करूंगा। 40 सीट वहाँ सेपरेट इलेक्टोरेट का था और उसमें 33 सीट जो है मुस्लिम लीग जीतती है, और 6 सीट आसिम बिहारी के नेतृत्व में उनका संगठन जीतता है, और 1 सीट वहाँ आसिम बिहारी ने अपना कैंडिडेट नहीं दिया था, कांग्रेस को सपोर्ट किया था, 1 सीट कांग्रेस जीतती है। एक बड़े मजे की बात बताऊं, जिस समाज के लोगों को वोट देने का हक नहीं था, उनको उस तरह से नहीं था जिस तरह से अशराफ वर्ग होता, तो उनको इलेक्शन लड़ने के लिए कितना रहा, कितने मुश्किल से कैंडिडेट मिले होंगे। 20 सीट पे इलेक्शन लड़ा थे और 6 जगह इन लोगों ने इलेक्शन जीता और 11 जगह सेकेंड पोल किया। आपको अखंड भारत परिसंवाद में बहुत जिम्मेदारी से बात कहना चाह रहा हूँ, आपको एलिमेंट को पहचानना होगा समाज में कि अखंड भारत के आस्था वाले कौन लोग इस देश में बसते हैं और खंडित भारत के लिए आस्था वाले कौन लोग। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि द्विराष्ट्र सिद्धांत जो है वो पाकिस्तान बनने के साथ खत्म नहीं हुआ। आज के समाज में जो मुस्लिम विमर्श चल रहा है ना इस देश के अंदर, वो टू नेशन थ्योरी का बदला हुआ रूप है, सिर्फ वो ट्रांसफॉर्म है, मुस्लिम विमर्श हो गया, हमको ये चाहिए मुस्लिम नाम पे। देश एक तरफ आपको देश सेकुलर भी चाहिए, दूसरा धार्मिक पहचान के साथ चीजें चाहिए, तो ये नहीं चल पाएगा यहाँ पे। तो टू नेशन थ्योरी खत्म नहीं हुआ, इसलिए और ये एक जो सीरीज चल रही है जो आदरणीय महेश जी चला रहे हैं, ये बहुत ही प्रासंगिक हो जाता है। लोगों को लगता है कि आज अखंड भारत या पार्टीशन या इस पे बात करने की क्या आवश्यकता है। वो हमें एक मानसिकता, एक विचारधारा से हमारी लड़ाई है, और उस विचारधारा के अगेंस्ट में जो हमारी जो अखंड भारत या एक ब्रॉड सेंस में जिसे हम कहें कि पूरे एक देश की यूनिटी की जो बात है, उस एलिमेंट को हमको पहचानना होगा। उस वक्त सरदार पटेल ने पहचाना था, और मोमिन कॉन्फ्रेंस से आसिम बिहारी के 2 कार्यकर्ताओं को बिना कांग्रेस पार्टी का प्लेज साइन कराए मौलाना आजाद, रफी अहमद किदवई, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ जो भी बात कह रहा हूँ आपको मैं उसका रेफरेंस दे दूंगा, उनके विरोध में जाके मौलाना आजाद बिल्कुल नहीं चाहते थे आसिम बिहारी, मौलाना आजाद की बातचीत टूट गई। उसके बाद सरदार पटेल ने इंटरवीन किया और कहा कि नहीं, ये लोग देशभक्त हैं, इन्होंने मुस्लिम लीग के कैंडिडेट्स को हराया, हम इनको भागीदारी देंगे। तो बिहार राज्य में नूर मोहम्मद को और अब्दुल कईम अंसारी को बिना कांग्रेस पार्टी का प्रेस साइन कराए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मिनिस्टरशिप दिलाई। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं। इस चर्चा के माध्यम से यही चाहा जा रहा है कि वो बात है। मैं इलेक्शन की बात कर दूं, समय खत्म हुआ जा रहा है। तो 11 सेकेंड पोल किया, एक हाफिज मंजूर साहब को पोलिंग एजेंट नहीं मिल रहा था। वो हिंदू मुसलमान की बात हमें होती है। देखिए, हिंदू मुसलमान सिर्फ अशराफ वर्ग करता है इस देश में, उसको हर चीज़ में मुस्लिम हिंदू चाहिए। वो वंदे मातरम में भी कहीं से ले आता है कि आप वंदे मातरम पढ़ेंगे तो आप मुसलमान ही नहीं रह पाएंगे। वो वंदे मातरम में भी हिंदू मुसलमान कर देता है। जो देशभक्ति है इसका नारा है, जो बचपन से हम स्कूल में भारत माता की जय और वंदे मातरम लगाते चले आ रहे हैं, वो उसमें भी हिंदू मुसलमान लेके आते। उसका यही काम है हर चीज़ में हिंदू मुसलमान करना। वो जो अलगाववाद, जो टू नेशन थ्योरी है, वो दिमाग से नहीं निकली। हर जगह फर्क करना, हम मुसलमान हैं, आप हिंदू, तो हम ये कर सकते, हम ये नहीं कर सकते। अभी दीनदयाल जी की प्रतिमा को मैंने पुष्प अर्पित किया। इसकी मैं चाहूँ कि मुझे फोटो मिल जाए, मैं सोशल मीडिया पे डालूंगा, आप उसमें आप कमेंट सेक्शन में जाके देखिए। ये भारतीय कल्चर है, दीप जलाना, किसी को करना, ये जो है वो तो है नहीं, लेकिन उसको जोड़ के वहाँ भी हिंदू मुसलमान कुल मिला के एक अलगाववाद की जो नीति तबलीगी जमात में मैं रहा हूँ, वहाँ जो नैरेटिव सेट होता है वो अलगाववाद का सेट होता है कि हम अलग हैं, हम सुपीरियर हैं। देखिए, इस्लाम अच्छा धर्म है ये आप कहेंगे तो चल जाएगा, लेकिन जब आप ये कहते हैं कि इस्लाम सबसे अच्छा धर्म है, वही प्रॉब्लम शुरू होती है। यानी हम कहते हैं मैं सबसे अच्छा है, इसका मतलब यहाँ कोई अच्छा नहीं है। मैं कहता हूँ मैं भी अच्छा हूँ, इसका मतलब यहाँ और भी अच्छे लोग हैं। तो मैं बात कर रहा था उस इलेक्शन में हाफिज मंजूर साहब को पोलिंग एजेंट नहीं मिल रहा था। ये इंद्र कुमार नाम के एक ब्राह्मण ने उनसे कहा कि ठीक है हाफिज जी, वो हाफिज थे, हाफिज कुरान थे, आप समझ सकते हैं।
तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मुस्लिम लीग का औरा इस तरह से था क्योंकि वो शासक वर्ग थे। आज जब हम अशराफवाद के खिलाफ बोलने में हमें डर लगता है, इवन मेरी माँ तक को लोग धमकी दे आते हैं, वो एक अलग बात है, मैं व्यक्तिगत बात नहीं करना चाहता। तो उस वक्त कितना मुश्किल रहा होगा। तो कोई उनको पोलिंग एजेंट नहीं मिल रहा था। फिर जब वो तैयार हुए तो लोगों ने कहा कि सेपरेट इलेक्टोरेट में एक मुस्लिम सीट पे एक हिंदू वो भी ब्राह्मण कैसे पोलिंग एजेंट हो सकता है। बहरहाल इलेक्शन हुआ, हाफिज मंजूर साहब को वहाँ 2-3 वोट से कुछ कॉन्स्पिरेसी करके वो वोट में गड़बड़ी करके उनको वोट इलेक्शन हरा दिया गया। लेकिन फिर बाद में कोर्ट के द्वारा उन्होंने उनको विजेता घोषित किया। इस तरह से 6 सीट थी। तो हमें आज भी, मैं कंक्लूड करूंगा उस बात को, हमें आज भी थोड़ा सा उदाहरण इसलिए दिया, इसलिए ये कहना कि सारे मुसलमान, मैं समझता अगर भारत के उसमें देखेंगे तो 13-14% लोगों ने वोट दिया, और बिहार में आप चले जाएं तो सिर्फ 7.8% लोग ही वोटर थे। और जब आप मुस्लिम सेपरेट इलेक्टोरेट में आएंगे तो शासक वर्गीय अशराफ के पास, इसका मतलब आप समझिए 90-95% अशराफ को वोटिंग राइट थे और 3-4% पसमानदा जो देशज था उनको वोटिंग राइट थे। फिर भी हमने कंस्टेट किया, अपने सामर्थ्य से ज्यादा हम सीटें जीत के आए और हमने जो है मुस्लिम लीग को धूल चटाई। इस बात को सरदार पटेल ने कंसीडर किया। आज आवश्यकता है कि हमें उनको पहचानना, और एक बड़ी विडंबना इस देश में मुस्लिम तुष्टीकरण आप देखिए जो है वो अशराफ तुष्टीकरण है। मुस्लिम समाज यूसीसी के मामले में, किसी भी मुस्लिम मामले में किसी को कुछ वार्ता करनी होती है तो 90% जो भारतीय मूल के मुसलमान हैं उनके किसी प्रतिनिधि को नहीं बुलाते हैं। वो बाहर से आए मुसलमान जिसको इस देश की सभ्यता संस्कृति से उस तरह से लगाव नहीं है जिस तरह से हमें लगाव होगा, उन्हें लगाव। मैं ये नहीं कहता, किसी की नीयत में हम शक नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो उनको उस तरह से लगाव नहीं है जिस तरह से, तो वो शेरवानी पहने चंद लोगों को बुलाए जाते हैं, या फिर कोट पैंट पहने चंद सेकुलर लोग हो, वो सब एक खास वर्ग से आते हैं, रूलिंग क्लास, उनका माइंड सेटअप है। और वो इस्लामिक आस्था में बता दूं कि जो जमीन हमारे बाप दादा ने तलवार से जीती है वो जमीन हमारी होती है, इसीलिए इनको पाकिस्तान भी चाहिए, कश्मीर भी चाहिए, इनको सब। तो ये एक दिक्कत की बात है। तो मैं इस मंच के माध्यम से जिम्मेदारी के साथ आग्रह करता हूँ कि ये जो जब भी हम इस तरह के संवाद करें, इस तरह की बात करें, तो हमें भारत के मूल निवासी जो मुसलमान हैं उनके प्रतिनिधित्व को भी सामने रखें, उनके भी दुख दर्द को बात करें। देखिए एक लाइन मैं आपको दे जा रहा हूँ, इस देश में मुसलमान होने के जितने फायदे हैं, चाहे वो आप तुष्टीकरण या जिस तरह का फायदा आपको सामने दिखाई दे रहा है कि मुसलमानों को ये प्रिविलेज, ये इस पर बहुत बात होती है, वो इस देश में मुसलमान होने के जितने फायदे हैं वो सब शासक वर्गीय बाहर से आए हुए अशराफ मुसलमान को वो खुद कहते हैं। हम उनको विदेशी नहीं कि वो खुद कहते हैं। आप कोई अशराफ दोस्त होंगे, उनसे आप जब बात करेंगे तो 10 लाइन के बाद 11वीं लाइन जो वो कहता है, वो ये कहता है कि मैं फलां जगह से आया हूँ, मैं फलां के नस्ल का हूँ और मैंने इतने दिन यहाँ हुकूमत किया है। तो उसके दिमाग में ये जो घुसा हुआ है, तो वो आपके ऊपर, हमारे ऊपर, इस देश के हिंदू और पसमानदा को औरा डालते हैं कि हम शासक वर्गीय हैं। तो उन्हीं को रिप्रेजेंट करने के लिए बात होती है, वही आके रिप्रेजेंट करते, चाहे वो सेकुलर हो, चाहे वो लिबरल हो, चाहे वो कम्युनिस्ट हो, चाहे वो मुल्ला मौलाना। भारतीय जनता पार्टी भी बहुत जिम्मेदारी से कहता हूँ और मुझे हक है अपनी बात कहने का कि वो एक मौलाना को, अशराफ मौलाना को पद्म विभूषण देती है और हमसे चाहती है देसी मुसलमानों से कि वीर अब्दुल हमीद और वो APJ कलाम पैदा करें। लेकिन फिर भी हमने कबीर पैदा किया, हमने APJ कलाम पैदा किया, हमने वीर अब्दुल हमीद पैदा किया, क्योंकि ये देश हमारा है। हमें किसी से पूछने समझने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक इनबॉर्न एक टेंडेंसी होती है आदमी जहाँ पैदा होता है। मैं अंग्रेजी बोलने लगूं, दुनिया की कोई भाषा बोलने लगूं, लेकिन एक भोजपुरी बोलने वाला जब मेरे पास आएगा तो उससे जो मेरा जुड़ाव होगा वो एक नैसर्गिक, नेचुरल जुड़ाव, क्योंकि वो मेरी भाषा है। तो उससे एक जो आदमी के अपने सभ्यता, संस्कृति, कल्चर से जो जुड़ाव होता है उसको आप और उसके लिए जो अपने राष्ट्र के लिए, देश के लिए जो आदमी करता है वो अपना समझता है, इसलिए करता है। दूसरे के लिए ये देश एक जीती हुई प्रॉपर्टी हो सकती है, हम माले गनीमत उसके लिए हो सकते हैं, लेकिन हमारे लिए ये देश है, हमारी भूमि है, हमारी जन्मस्थली है, तो हम उस हिसाब से बिहेव करते हैं। अब कहीं देख लीजिएगा, एक पसमानदा समाज से आने वाला टीचर के एटीट्यूड, एक अशराफ समाज से आने वाला उसी स्कूल में टीचर के एटीट्यूड, क्योंकि मैंने बहुत करीब से देखा है, मेरे पिताजी शिक्षक थे, दोनों में जमीन आसमान का आप फर्क पाएंगे, उसके वेशभूषा, उसके एटीट्यूड में आप फर्क पाएंगे। तो इस मंच के माध्यम से मैं आग्रह करूंगा कि जो अखंड भारत का जो परिसंवाद है, आपने कहा कि वैचारिक रूप से हथियार तलवार से नहीं,
वैचारिक रूप से ये देश शास्त्रार्थ का देश है, ये देश सत्यमेव जयते का देश है। इसलिए आप देखेंगे, बस ये आखिरी बात है हमारी, कि गांव में कहीं कोई डिस्प्यूट हो जाती है, कोई बातचीत हो जाता है, तो लोग पंचायत करते हैं, बड़े बुजुर्गों को बुला के बातचीत करते हैं। ये हमारा कल्चर है। हमारे शादी में, मैं जिस समाज से आता हूँ, एक बुझनी का प्रोग्राम होता है। शादी से पहले अगर लड़की की बारात आनी है तो बुझनी भोजपुरी में कहते हैं समझ बूझ को, तो बुझनी का प्रोग्राम होता है। उसमें चने दिए जाते हैं नाश्ते के तौर पे। तो लोग बैठ के डिसाइड करते हैं कि बारात जिसके घर आ रही है, नहीं पूरा समाज बैठ के डिसाइड करता है कि ये बारात आनी है तो कहाँ ठहरेगी, क्या, वो सारा डिस्कशन होता है। तो ये डिस्कशन, ये वार्तालाप, ये परिसंवाद, ये हमारा कल्चर है। और पंचायत होती है, बात होती है। अगर उस दौरान कोई पुलिस में चला जाता है तो लोग नाराज हो जाते हैं कि जब गाँव के बड़े बुजुर्गों के बीच बात है, तुम पुलिस में क्यों चले गए। पुलिस में जाना हमारे यहाँ बहुत खराब बात मानी जाती है, जबकि पुलिस भी हमारे भारतीय सिस्टम का अंग है। वहाँ हम न्याय के लिए, जुडिशरी में हम जाते हैं। तो इस मंच के माध्यम से मैं कहूँगा कि आज से हम तय करें कि अखंड भारत का परिसंवाद जब तक पूरा नहीं होगा, जब इसमें भारतीय मूल के मुसलमानों को इसमें सम्मिलित न किया जाए। हमने एक एग्जाम्पल सेट किया है, हमारा एक शानदार इतिहास रहा है। अखंड भारत को अखंड रखने के लिए हमारा जितना सामर्थ्य था, हम भूखे नंगे लोगों ने उस सामर्थ्य के साथ हमने मुस्लिम लीग के ट्रू नेशन थ्योरी को इलेक्शन में भी हराया, उनके विचारधारा। और आज तक हम कबीर के ज़माने से लेकर आज तक हम इस बाइनरी पे काम कर रहे हैं, हम इस प्रतिरोध पे काम कर रहे हैं। हम अपने कल्चरल डिस्क्रिमिनेशन, हमारा देखिए नस्लीय और जातीय डिस्क्रिमिनेशन तो है ही, एक तो वो है, ठीक है, सोशल जस्टिस से आप सही कर लो। लेकिन जो हमारा कल्चरल डिस्क्रिमिनेशन है, हम साड़ी पहनते हैं, हम भोजपुरी बोलते हैं, हम धोती, तो हमारे अंदर जो अपराध बोध है ये कि भाई हम उर्दू नहीं बोल पाते मुसलमान कैसे, इसलिए जब पसमानदा पढ़ लिख लेता है तो वो शेरवानी पहनता है, अच्छी उर्दू बोलने का प्रयास करता है ताकि उसको समाज में मुसलमान समझा जाए। इसके अगेंस्ट हमें काम करने की जरूरत है और दीप से दीप जलाने की। एक आखिरी बात, मुस्लिम समाज के अंदर कोई भी प्रॉब्लम, इस देश के किसी समाज के अंदर कोई भी समस्या है, किसी तरह की समस्या है, वो सब सारे समाज की, सारे देश की समस्या है, वो किसी एक समाज की विशेष की समस्या नहीं। आप देखिए अशराफ वर्ग जो है हिंदू समाज में सामाजिक न्याय की बात को कि बहुत मुखर होता है, स्वीकारता भी। अगर कोई अशराफ वर्ग, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो किसी भी विभाग का हो, अगर बात करता है तो लोग सहज लेते हैं, हाँ दलितों के साथ ऑपरेशन हो रहा है, पिछड़ों के साथ। लेकिन अगर यही कोई हिंदू समाज का आदमी मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय की बात को कह दे तो उसको इस्लामोफोबिक कह दिया जाता है। ये जो बैरिकेटर लगा रखा है हम भारतीय मुसलमान, इसीलिए मैं कहता हूँ कि हम संविधान से गवर्न होना चाहते हैं, अशराफवाद से गवर्न नहीं होना चाहते हैं। जब आप एक मुसलमान जब हिंदू समाज में सामाजिक न्याय की बात करता है तो उसको हिंदू फोबिक नहीं कहते हैं। तो एक हिंदू जब मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय की बात कर रहा है तो उसको आप हिंदू फोबिक क्यों कह रहे हैं। न सिर्फ सामाजिक न्याय बल्कि मुस्लिम समाज में जो कुरीतियाँ हैं उसको, और हमारे इस देश के हिंदू समाज के जो इंटेलेक्चुअल तबका है वो भी बैकफुट पे आ जाता है। मुसलमानों का मामला टीवी डिबेट में एक साहब बहुत बड़े पत्रकार है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो कह रही है मुस्लिम समाज का आंतरिक मामला। हमने कहा किसी भी समाज के अंदर कोई भी समस्या है वो हम सब की समस्या। जब हम एक राष्ट्र हैं, एक देश हैं, तो किसी देश के कोने में किसी प्रकार की कोई समस्या है वो हम सब की समस्या है। जब तक हम उस समस्या को दूर नहीं करेंगे, एक राष्ट्र बनने का और एक विकसित राष्ट्र बनने की हमारी कल्पना है कहीं ना कहीं वो अधूरी रह जाएगी। मैं इन्हीं सब शब्दों के साथ, बातें बहुत सी हैं, मैं चाहूँगा कि अगर क्वेश्चन सेशन हुआ तो आप सवाल जरूर करें। मैं एक बार पुनः आप सबका, आदरणीय महेश शर्मा जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं इस वक्त गोविंदाचार्य जी का नाम मेंशन करना मैं शुरू में भूल गया था। मेरे लिए जो वह है ना कि द्रोणाचार्य को उस मूर्ति बना के वो प्रैक्टिस कर रहा था, एकलव्य जो है, हमने अपने पिताजी से, मैं थोड़ा सा भावुक भी बहुत, चूंकि मेरे पिताजी दुनिया में नहीं है तो मुझे लग रहा है कि वो भी कहीं बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि बेटा देखो गोविंदाचार्य जी हैं। और मैं, मेरे दिमाग में जब से मैंने नाम, आपके बगल में मेरा नाम लिखा हुआ था वो उस पर मुझे यकीन हो रहा है ना, इस वक्त मुझे भरोसा हो रहा है कि मैं आपके बगल में बैठा हूँ, क्योंकि हम बचपन से आपके विचार को, मेरे पिताजी ने जो भी बताया, एक, हालांकि मेरे पिताजी भी संगी नहीं थे, लेकिन एक वैचारिक जो उनका था जिससे उन्होंने हमको पाला पोसा प्रशिक्षित किया, कहीं न कहीं उसमें उस विचारों का बड़ा योगदान है। तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ, प्रणाम करता हूँ आपको, आपने मुझे मौका दिया। और इस समय जो है इस देश में बसने वाले 90% मुसलमान जो भारतीय मूल के हैं उनकी तरफ से मैं अपनी बात कह पाया। मेरा कोई व्यक्तिगत बात नहीं है। आप सबका एक बार पुनः बहुत बहुत प्रणाम।